देखिए हम लोग जैसा कि पिछले वाला वीडियो में देखे, एक कथा यहाँ पर दिया गया है एक बात को समझने के लिए। तो हम लोग एक कथा पढ़ते हैं, खलील की उलझन। खलील की उलझन सिंबल लिया गया है बेताल और विक्रम का कथा है। बेताल विक्रम का कथा है। क्या है बेताल विक्रम का कथा भाई? तो वही विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था हमेशा की तरह। इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। ये सिविक्स की कहानी सुना रहा है। बेताल भी थोड़ा एडवांस हो गया है क्योंकि अब मोटरसाइकिल पर बैठल है। और वो भी किसके साथ बैठल है? मोटरसाइकिल पर बैठल है, वो विक्रम के साथ बैठल। बताइए तो, पीठ पर टांग करके लाने वाला, क्या कीजिएगा, जमाना बदल गया। यहाँ देखिए, ये बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। चलिए हम लोग बेरूत शहर चलते हैं। कहाँ बेरूत शहर है? तो देखिए ये हमारा अपना भारत है। ये भारत है और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बिहार में। अब देखिए बेरूत किधर है, तो चलते हैं बेरूत के तरफ। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ये है मिडिल ईस्ट में। चलिए अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इधरे कहीं होगा लेबनान। आ जा, ये हो गया सीरिया, ये हो गया जॉर्डन, ये हो गया लेबनान। देखिए इसी का राजधानी है बेरूत। फिर से हम लोग देखिए कहाँ पर हम लोग हैं। तो ये इंडिया है। इंडिया से हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर है लेबनान, देखिए। और ये है बेरूत शहर। तो हम लोग एक लेबनान देश है उसके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की कथा के बारे में पढ़ेंगे। और वो होगा कथा बेरूत शहर की। आप लोग ध्यान से समझिएगा। बेरूत शहर में, ये है बेरूत शहर। खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। चलिए एक खलील बनाते हैं। दिस इज खलील। खलील नाम का एक आदमी रहा करता था, उसके माँ बाप। तो इसके माँ बाप बनाइए। ये हमारे माँ हो गए इसके, और ये हमारे बाप हो गए इसके। चलिए जी, अलग अलग समुदाय के थे। लीजिए प्रेम कहानी हो गया जी। ये लोग प्रेम विवाह किए होंगे, लव मैरिज किए होंगे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ये थे ईसाई, पिता ईसाई और माँ थी सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमान थी। चलिए बताइए, आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम कहानी, प्रेम विवाह चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनूठी बात नहीं है, मतलब नॉर्मल सा बात है। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में बस जाते थे। अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे लेबनान में जिधर तिधर, और आकर के बेरूत में अपना बस जाते थे। कैसे हम लोग दिल्ली जाकर रहने लगते हैं, उसी तरह से वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, साथ रहते थे। अब अलग अलग समुदाय के लोग पहुंचे दिल्ली में तो मेल जोल हो गया, तो देखिए शादी भी हो सकता है। और लेकिन लड़ाई होगा तो आपस में, अब वही यहाँ कह रहा है कि जब गृह युद्ध होता थे तो था, तो एक दूसरे से लड़ते भी थे। सुन्नी हो ईसाई हो वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो, लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही लड़ाई में मारा गया था। ये लीजिए खलील और खलील का चाचा। तो खलील का चाचा बनाइए, मतलब बाबूजी के भाई। नहीं जी, खलील का चाचा बेचारे मारे गए थे। गृह युद्ध के समाप्ति के बाद जब गृह युद्ध खत्म हो गया, इनके चाचा मर गए। ऐसे ऐसे कितने लोग मर गए टांग खड़ा करने वाले। तब का हुआ, समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कैथोलिक मतलब ईसाई होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट होना चाहिए ईसाई। बात को गौर से समझिएगा। और प्राइम मिनिस्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिए, सुन्नी मुसलमान। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही, एकदम लिखा गया इसे करके कि सुन्नी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होंगे। समझ रहे हैं? उप प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के नीचे वाला जो उप प्रधानमंत्री हैं वो कौन होंगे?
उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ये भी ईसाई को जाएगा, तो डिप्टी पीएम इसको हम बोल देते हैं। ये हो गए आपको क्या, तो ये हो गए हमारे ईसाई, ईसाई भाई साहब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई है क्या? और यहाँ पर कह रहे हैं संसद के अध्यक्ष, हाँ 545 के अध्यक्ष जो हैं, ये उप प्रधानमंत्री के बराबर वाला पद है। और इसमें किनको होने के लिए बोला गया? शिया मुसलमान को, ये होंगे अध्यक्ष, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट, वो होंगे शिया मुसलमान। शिया मुसलमान दो तरह के होते हैं, शिया होते हैं और सुन्नी होते हैं। तो सुन्नी के बन गए प्रधानमंत्री और शिया के बन गए, यहाँ पर एकदम लिख दिया गया कि आप बनिएगा संसद के अध्यक्ष, और डिप्टी पीएम बन गए ईसाई, और राष्ट्रपति बन गए भी ईसाई। बताइए, बड़का बड़का पद पर हैं जी। अब देखिए, इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई, अब देखिए इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। हाँ देखिए, बगल में सीरिया, किधर सीरिया है आप लोग देखिए, यहाँ पर लेबनान हो गया, लेबनान के ऊपर आपको इधर दिखा दे दीजिए, देखिए सीरिया बगल में है ना। तो यहाँ पर क्या था कि जो ईसाई लोग थे फ्रांस से जुड़े हुए थे, और सीरिया लोग थे, ये मुस्लिम लोग थे जो सीरिया से मिलने का बात करते थे कि हम सीरिया में मिल जाएंगे। बताइए, है सब लोग लक्षण ठीक नहीं है। बगल धर्म से माने लगाव हो गया, और अपने धर्म के लोग हैं तो उसी में मिल जाएंगे। बताइए तो। अब यहाँ पर देखिए, तैयार हो गए, लेकिन यहाँ के मतलब जब ऐसा कानून बन गया तो बोला गया कि बबुआ ईसाई, फ्रांस चूंकि ईसाई का देश है, ईसाई से तू एकदम बात नहीं करना, और वहाँ के साथ तुम छोड़ो। और इसको बोला गया कि तुम सीरिया के बात छोड़ो, माने सीरिया से दोस्ती नहीं करो, इसमें मिलने का। कैसे पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमर है, तो यहनियो सीरिया वाला कहता था कि सुन्नी वाला जो देश है लेबनान वो मेरा है, और यहनी कहता था कि हाँ हम तोरे हैं। तो लड़ेगा नहीं, दू धर्म के लोग है, लड़िए जाएगा। काज नहीं लड़ा कि क्या किया, ऐसे गृह युद्ध हुआ नहीं जी। बताइए, जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बताइए, तब बराबर थी आबादी, मतलब जितना ईसाई उतने मुसलमान। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए मान रहे हैं। हाँ, अब खुदे सोचिए, ईसाई लोग की जनसंख्या बढ़ गया, क्रिश्चियन लोग की जनसंख्या नहीं बढ़ा। अब जैसे जैसे नया पीढ़ी आवेगा उन्हीं के बुद्धि खुलेगा, वो कहेगा कुछ कि हमनी 80% है, आ 50-50 नेता बनल है, ई नहीं चलेगा। 80% तो 80 नेता, और उन्हीं 30 है तो 30 नेता। लेकिन अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, वो जो समझौता हुआ था गृह युद्ध के बाद उसको मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। अब लगबे करेगा गड़बड़ी, कारण कि दूसरा पीढ़ी के न है, वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता, मतलब राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, और इसका मन है राष्ट्रपति बनने का। बताइए, उस टाइम जब गृह युद्ध हो रहा था तो उस टाइम बनता समझौता, उस टाइम न करे पड़ा था। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के, ही तो बड़ा डेंजर बात है जी। ईसाई भी है और ये मुसलमान भी है, अब का होगा। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में अन्य समान लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता है, काहे चलेगा। वहाँ पर धर्म की लड़ाई न है, धर्म की लड़ाई जब ज़्यादा गहरा होता है तो लोकतंत्र मिट जाता है, और धर्म भी लोकतंत्र का एक दुश्मन है। धर्म, जाति, ये सब लोकतंत्र का दुश्मन है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य समान लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर शहर को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, और जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले वह किसी समुदाय का हो।
हाँ देखिए, ये है लिबरल थॉट। ये अब नया जमाना, नए बात, अब ऐसे करके फिर लड़ेगा। उस समझौता से उतना दिन लड़ाई बंद हुआ ना, फिर से लड़ाई करे के उपाय कर रहा है। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। नहीं तो कोई दूसरा व्यवस्था तो पहले था, हमने जब रहते थे तब, लेकिन कम लड़ा, सब बहुत लड़ा। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। कौन? तो ये बेताल विक्रम। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते विक्रम जी? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में, देखिए, बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, देख रहे हैं ना जी। तो जवाब अगर जानते आप नहीं बोला तो समझिए मोटरसाइकिल जाम हो जाएगा। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो दिया जा सकता है। देखिए, आधुनिक सिनारियो बदल गया। तो लोकतंत्र अगर कायम करते हैं तो ये इस तरह की बातें जो है, पहले लोकतंत्र कायम करना। तो लोकतंत्र कायम कैसे होगा? सांसद जो चुना के गए, अब यहाँ देखिए संसद था ना, संसद के अध्यक्ष चुनाया था ना, तो संसद जो चुनाता है वही संसद जो है आपस में मिल करके प्रस्ताव लाए। जो वहां पर सरकार वो प्रस्ताव लाया और अगर बहुमत से पास हो जाता है कि नहीं भाई, ये धर्म धुरम के जो बात है उसको हटाइए, कोई भी चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति के और कोई भी बनेगा राष्ट्रपति, अगर वो संविधान में अमेंडमेंट हो गया, अगर लिखा गया फिर से, तो ठीक है। और नहीं माना, अब वो बरियरी लिख दिया कि नहीं, खलील ना जैसा आदमी रहे एकदम बरियरी कर देवे कि ना हम तो बहुमत में हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अरे पहले नहीं ना था बहुमत में, पहले तो बराबरे बराबरे था। तब बहुमत में आ जाने से क्या हो गया कि इसको अब मन में खौले लगा बात। और ऐसा बात अगर कहेगा तो देखिए, चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है ईसाई जो है बनबे नहीं करेगा, कारण कि वो तो पहले ना 50-50 था। अब तो जनसंख्या घट बढ़ गया। तो ये बात जो है ध्यान देने की है। लेकिन हाँ, मदद किया जा सकता है अगर आप लोग बहुत गौर से सोचें। तो लेबनान में फिर से अगर संविधान लिखाए तो संविधान ऐसी नहीं लिख देना कि एक आदमी संविधान बैठा और लिख दिया। कोई बहुमत वाला बैठा लिख दिया तो बहुमत के अधिकार की बात करेगा, अल्पमत वाला बैठा लिख दिया तो अल्पमत के बात करेगा। अब संविधान में बदलाव करने के लिए वही बोले ना, सबका सहमति जरूरी है और सब मान्य होगा तब। और नहीं तो ऐसे ही अगर कोई बदलाव कर दिया जाए तो 370 जैसा समझिए दंगा सब कर देगा। हालांकि संविधान में बदलाव किया गया था सब इससे, लेकिन भड़कावे वाला भड़का दिया, तो उससे भी बचना है, नहीं तो गृह युद्ध फिर छिड़ सकता है। इसलिए इस तरह की बातों को बहुत गौर से, बड़ी समझ बूझ करके, और अचानक उठे उठे एक बार से बदलावे न कर दिए, संविधान न लिख दिए, चलते ध्यान से समझना है। तो यह एक नया जमाना के आधुनिक कथा जो है समाप्त हुआ। थैंक यू। इसमें आप लोग भी विचार कीजिए कि कौन सा उपाय सही है और क्या किया जाना चाहिए।